हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए सारे सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस करा रहे हैं, जिसमें आज सीडीपी की तीसरी क्लास हम लेकर आए हैं और हम सारे सब्जेक्ट की ही करा रहे हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, या संस्कृत हो, या मैथ हो, या एनवायरनमेंट हो। और सेकंड पेपर में चाहे वो मैथ या साइंस हो या एसएससी अर्थात सोशल साइंस हो, सारे सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस हम करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में सीडीपी की आज तीसरी क्लास हम लेकर आए हैं और इसके अलावा हम हिंदी की पेडागोजी की 2 क्लासेस कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज जो तीसरा टॉपिक है सीडीपी का वो हम देखने वाले हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस में जो है हमारा वो तीसरा टॉपिक कौन सा है भाई। पहला जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहली क्लास में। और जो सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हम दूसरी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास में देखने वाले हैं तीसरा टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है भाई, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और मैं आपको बता दूं जितना भी मैं करा रहा हूँ बाइलिंगुअल करा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं करा रहा हूँ सब कुछ, पूरी थ्योरी एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आनुवांशिकता का अर्थ क्या है। तो आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है भी, माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके गुण हम हमारे पास आना और फिर हमसे हमारे बच्चों के पास जाना, फिर उनसे उनके बच्चों के पास जाना, ये जो गुण जाते हैं वही आनुवांशिकता होती है। भाई क्या होती है, आनुवांशिकता होती है। तो इसमें लिखा भी है माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो ये तो हो गई इसके अर्थ की बात। इसके अलावा हम देखेंगे, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पासिंग ऑफ क्वालिटीज ऑफ पेरेंट्स एंड एसेट्स फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी, और हेरिडिटी ही कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसके देख लेते हैं क्या, इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इस प्रक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो हम देख लेते हैं, वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। तो जो लोग मतलब अपने उनके अंदर जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं, उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमताएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और जो उनकी शारीरिक बनावट होती है वो किसकी तरह होती है भाई, किस पे डिपेंड करती है, वंशानुक्रम पे डिपेंड करती है। और हेरिडिटी की वजह से ही ये हमारी क्या होती है, हमारे माता पिता से हम में आ जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को क्या माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना भी माना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टेबल सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, मानव कोश में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये बात आपको पता होगी, कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल में चेंज होता है। एक्चुअली जो 23वां जोड़ा होता है वो फीमेल में XX होता है, XX होता है, और जो मेल होता है उसमें XY होता है। इतना फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती हैं। ये जो जीन्स होते हैं हमारे गुणसूत्रों में, जो जीन्स पाए जाते हैं, उन्हीं की हेल्प से तो हमारे माता पिताओं की विशेषता हमारे अंदर आती हैं और जो हमारी विशेषताएं हमारे बच्चों के अंदर जाती हैं। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन सेल्स, दैट इज टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 1000 ऑफ जीन्स आर फाउंड ऑन ईच ऑफ दीज।
प्रत्येक में कम से कम हजारों की संख्या में क्या होते हैं, जीन्स, और इन्हीं से हमारे बच्चों में माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंच जाती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आनुवांशिकता का प्रभाव। आनुवांशिकता के प्रभाव जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें लिखा भी है, आनुवांशिकता का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। तो कौन कौन से क्षेत्रों में? एक, शारीरिक बनावट जो होती है वो भी आनुवांशिकता पे ही डिपेंड करती है। एक प्रकार से आनुवांशिकता शारीरिक बनावट को भी प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे बच्चों का कोई बच्चा है तो उसके जैसे पापा हैं लगभग वैसा ही उसका फेस होता है, उसी टाइप की उसकी बनावट होती है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो आनुवांशिकता की वजह से ही तो होता है, और कोई वजह थोड़ी ना होती है। तो आनुवांशिकता का सबसे गहरा प्रभाव शारीरिक बनावट ही है। सबसे बड़ा प्रभाव जो आनुवांशिकता का होता है वो क्या होता है? सबसे गहरा प्रभाव जो होता है शारीरिक बनावट ही होती है। क्या होती है? जैसे लंबाई, स्वास्थ्य। अगर पापा लंबे हैं तो मैक्सिमम टाइम्स देखा जाता है कि बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर पापा स्वस्थ रहते हैं तो बच्चे भी स्वस्थ रहते होंगे। उनका रंग, अगर पापा काले हैं तो वो काला हो सकता है, पापा गोरे हैं तो गोरे हो सकते हैं। और आँखों का रंग और बाल लगभग उन्हीं के रंग पे डिपेंड करते हैं। अगर उनकी आंखें भूरी हैं तो हो सकता है बच्चों की भी आंखें भूरी हो सकता है पिताजी के अलावा माँ पे भी डिपेंड हो जाता है। कभी कभी माँ की आंखें अगर भूरी हैं तो बच्चे की भी आंखें भूरी हो जाती हैं, और माँ की आंखें नीली हैं तो बच्चे की भी आंखें नीली हो जाती हैं। तो ये सब आनुवांशिकता पे ही डिपेंड करता है, आनुवांशिकता से ही प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट जो है इसका प्रभाव वो देख लेते हैं बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा ये भी उसके आनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है। जी हाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, शारीरिक बनावट में लंबाई या फेस, रंग, आँखों का रंग, बाल, ये सब कुछ आ जाता है शारीरिक बनावट में। ये भी आनुवांशिकता से ही प्रभावित होता है। इसके अलावा बुद्धि जो होती है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, उस पर भी उसका कहीं ना कहीं आनुवांशिकता का प्रभाव रहता है। एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर पापा बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, मम्मी बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। और जैसा व्यक्तित्व पापा का होता है वैसा ही बच्चों का होता है, या मम्मी का जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे ही बच्चों का हो जाता है। और यद्यपि इन सभी में वातावरण के प्रभाव भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही आनुवांशिक प्रभाव तो होते ही हैं, इसके साथ साथ बच्चा जैसे वातावरण में रहता है वो वैसा ही सीखता है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। बच्चे जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे परिवेश में रहेगा, वो वैसा ही सब कुछ सीखता चला जाएगा। एक्चुअली जो आनुवांशिक गुण है वो तो आएंगे ही, लेकिन जो समाज में आके सीखता है वो वातावरण पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वातावरण की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, चलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब भी आनुवांशिकता से ही प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं अगर बच्चे मतलब पिताजी या माताजी बहुत अच्छी सोचने समझने वाली हैं, कार्य करने का तरीका उनका बहुत यूनिक है और चलने का तरीका उनका यूनिक है, तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि बुद्धि पर भी आनुवांशिकता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं वातावरण। अब आ गया हमारा वातावरण। तो वातावरण का अर्थ, जैसे कि हमने आनुवांशिकता को पढ़ा तो उससे पहले हमने जाना कि एक्चुअली आनुवांशिकता होती क्या है। तो अब हम जब वातावरण को पढ़ेंगे तो वातावरण को भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली वातावरण होता क्या है, मीनिंग एनवायरनमेंट की क्या होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हमें जो कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, अगर कोई मनुष्य दिख रहा है, समाज दिख रहा है, जलवायु दिख रही है, वनस्पति दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, सामाजिक स्थितियाँ दिख रही हैं, तो ये सब हमारा क्या है भाई, ये सब हमारा वातावरण ही है। चाहे वो जलवायु हो, समाज हो, मनुष्य हो, परिवार हो, प्राणी हो, कोई वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, सामाजिक स्थितियाँ हो, ये सब कुछ हमें जो हमारे चारों तरफ दिख रहा है ये सब हमारा क्या है, वातावरण ही है। ये सब हमारे वातावरण के अंतर्गत ही आ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा बिहेवियर है, या जो हमारी शारीरिक बनावट है, या जो हमारे बोलने की जो भाषा है, उस पर वातावरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये हम देख लेते हैं। बच्चे के विकास पर वातावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शारीरिक लक्षण आते हैं वो भी कहीं ना कहीं वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि वातावरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है बच्चे के विकास में, क्योंकि बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे
जैसे क्या रहेगा, जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसे परिवेश में रहेगा, वो वैसा ही सीखता रहेगा। वहाँ के लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही सीखेगा। और घर के लोग, मतलब घर के लोग भी कहीं ना कहीं समाज में आ जाते हैं, वातावरण में आ जाते हैं। तो अगर घर के लोग अगर गलत त्रुटिपूर्ण भाषा का यूज कर रहे हैं तो बच्चे भी त्रुटिपूर्ण भाषा सीख जाते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई अच्छे से हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी अच्छे से बिहेव करें। तो शारीरिक लक्षण देख लेते हैं। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग काले, आलसी, कम परिश्रमी तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। वातावरण का प्रभाव है, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है, मतलब वो गर्म क्षेत्र रहता है। जो जहाँ गर्म क्षेत्र है वो वहाँ पे धूप ही तो ज़्यादा रहती है, धूप बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो वहाँ पे के लोग क्या होते हैं, आलसी रहते हैं और काले होते हैं बिल्कुल, और परिश्रम भी ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही जो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं वो गोरे होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं। तो ये किसका प्रभाव, ये वातावरण का प्रभाव ही तो है, ये आनुवंशिकता तो का प्रभाव तो है नहीं भाई, ये तो वातावरण का ही प्रभाव है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप काले हैं, गोरे हैं, तो ये तो वातावरण का प्रभाव है ना। यहाँ तक कि आनुवंशिकता का भी प्रभाव है, जैसे पापा होंगे, मम्मी होंगी, वैसे बच्चे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मिक्सचर है। अगर हमारे बच्चे का कोई विकास हो रहा है, काला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, कैसी भाषा बोलता है, ये सब चीज़ देखी जाए, व्यक्तित्व देखा जाए उसका, तो सब चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और जो वातावरण है, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रण है, दोनों का मल्टीप्लाई है। देख लेते हैं बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव क्या पड़ता है वातावरण पर, वो भी देख लेते हैं। आनुवंशिक गुण अच्छे होने पर भी यदि वातावरण अच्छा नहीं मिला तो बुद्धि कम हो सकती है। इसीलिए अच्छे विकास के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ अच्छा वातावरण भी आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण तो बच्चे के अंदर आते ही आते हैं कि मम्मी पापा के जैसे व्यक्तित्व होगा, जैसे कार्य करने की का तरीका होगा, व्यवहार करने का तरीका होगा, वैसे बच्चे के अंदर होगा, नेचुरली होगा वो। लेकिन अगर उसे वातावरण अच्छा ना मिला तो वो वैसा ही बन जाएगा, जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही बच्चा बनता जाएगा। और कहीं ना कहीं उसके माता पिता का व्यक्तित्व अच्छा है तो डेफिनेटली उसका व्यक्तित्व मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये रहते हैं कि अच्छा रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि उसे वातावरण भी वैसा ही मिले। अगर उसे वातावरण बिल्कुल ख़राब मिल गया तो वो वैसा ही बन जाएगा, वो भी बच्चा भी खराब बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं बुद्धि पर भी वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ रहा है और अगर उसमें ऑप्शन दिए हैं तो आप ये समझ लीजिएगा वातावरण और आनुवंशिकता का मल्टीप्लाई या दोनों का मिश्रण या दोनों की अंतःक्रिया वाला ऑप्शन है तो आपका हमेशा वही ऑप्शन सही होगा। आप ये याद रखिएगा, वही आपका आंसर सही होगा और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो इसके अलावा जो प्रभाव होते हैं, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है भी, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बहुत अति इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं। बालक या व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो बालक का विकास क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर का परिणाम होता है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन दिया है और अगर उसमें ये वाला ऑप्शन दिया है, इतना आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया है, तो आप समझ लीजिएगा यही आपका आंसर होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही रहते हैं कि यही आपका आंसर होगा। 90% आप यही समझ लीजिएगा, यही आपका आंसर रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वो दिया है आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही बात है, इसको और इसको हम एक ही बात कह सकते हैं। तो इनमें से कोई अगर ऑप्शन में दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवंशिकता तथा वातावरण इस प्रकार सम्मिलित हैं कि इन्हें अलग करना असंभव है। वही बात है, एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग करना असंभव है, एक ही बात है लगभग। और बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। मतलब जो बालक का विकास जो होता है उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, जैसा कि मैंने कहा ना, दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा, तभी बच्चे का विकास होगा।
तो कहीं मिश्रण मिल जाए या अंतःक्रिया मिल जाए या एक दूसरे के पूरक मिल जाए तो भाई हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है सॉरी। तो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो क्लास में एक ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, बाकी जब मैं क्वेश्चंस वाली क्लास लेकर आऊँगा पहले तो मैं सारे सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट कराने वाला हूँ और साथ में 2-4 जो है MCQs करा रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं MCQs की अलग से क्लास लाऊंगा उसमें खूब सारे MCQs कराऊंगा जो कि एक्सपेक्टेड होंगे आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से। देख लेते हैं कौन सा अभी हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बालक का विकास इनमें से किससे प्रभावित होता है? बालक का विकास जो होता है किससे प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? किस चीज़ से प्रभावित होता है ये हमें देखना है। केवल आनुवांशिकता से? जी नहीं। आप एक बात और गांठ बांध लीजिएगा, हमेशा आपको याद रखनी है, अगर आपके ऑप्शन में केवल आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो तो आपका ऑप्शन गलत ही है। अगर आपके ऑप्शन में क्या आ जाए, अगर आपके ऑप्शन में केवल आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपका जो है गलत ही है। तो जो केवल वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में अगर केवल आ गया तो वो हमारा गलत हो जाएगा। केवल आनुवांशिकता ये भी गलत हो जाएगा और केवल वातावरण ये भी गलत हो जाएगा। एक बार को ये सही हो सकता है, पालन पोषण और शिक्षा से ये सही हो सकता है, लेकिन ये सही होगा नहीं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, बालक या व्यक्ति का विकास कब होता है? जब आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, जब उनका मिश्रण होता है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनका जब मिश्रण होता है, उनकी अंतःक्रिया होती है, तभी बालक का विकास सही से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ एक ही बात कि आप अगर अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए थैंक यू।